वीडियो हम जानेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स के जीएस पेपर के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। शैक्षिक परिवेश। तो एक बेहतर शैक्षिक परिवेश में ही मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि एक उचित परिवेश में स्वस्थ परंपरा का अनुपालन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है तथा प्रत्येक विद्यार्थी को प्रोत्साहन मिलता है कि वह एक बेहतर नागरिक बने। लेकिन शैक्षिक परिवेश प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के कारण शिक्षकों के लिए शिक्षण संस्था अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का माध्यम बनता जा रहा है। कभी कभी शिक्षक राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, परिणाम स्वरूप गौण हो जाती है। और पॉइंट नंबर 2 है, शिक्षकों की नियुक्ति करते समय योग्यता की उपेक्षा कर दी जाती है, जिससे अनैतिक व्यक्ति शिक्षण संस्था में प्रवेश कर शैक्षिक परिवेश को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि अनैतिक शिक्षा कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं तथा उस शिक्षण संस्थान का मूल्यांकन लॉ एवं राजनीतिक हितों की दृष्टि से किया जाता है। और पॉइंट नंबर 3 है, शिक्षा का व्यवसायीकरण होने से शिक्षा का कीमत लगने लगी और बाजार का विस्तार करने के लिए शिक्षण संस्थान के भौतिक संसाधनों का मजबूत किया जाने लगा, जिससे नैतिक शिक्षा की उपेक्षा होने लगी और बच्चों के अंदर शारीरिक श्रम के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होने लगा। अंततः निजी शिक्षण संस्थाएं अमीर वर्ग का क्लब बन गई। और ये क्वेश्चन है, मूल्यात्मक शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कर विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों का प्रसार करने के लिए किस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप लोग मूल्यात्मक शिक्षा का अर्थ लिखिएगा। उसके बाद से विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों के प्रसार के लिए किस तरह से कदम उठाया जाना चाहिए, तो इसमें कुछ पॉइंट लिखिएगा लोग और लास्ट में कंक्लूजन लिखिएगा लोग, निष्कर्ष, और ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है, समाज के पतन का कारण भ्रष्टाचार नहीं बल्कि मूल्यविहीन शिक्षा है, स्पष्ट करें। तो मूल्यविहीन शिक्षा में ऐसे नागरिक का निर्माण जहां कर्तव्य की उपेक्षा प्राथमिक हो जाते हैं और स्वार्थी अहमवादी नागरिक का निर्माण होगा और अधिकारी तंत्रीय संस्कृति का प्रसार होगा इसमें, और राजनीतिक एक व्यवसाय बन जाएगी और जन कल्याण एवं लोकतांत्रिक मूल्य द्वितीयक हो जाएगी। और ये सबसे विशेषाधिकारों को महत्व मिलेगा। और दूसरा है, कानून का सही क्रियान्वयन नहीं होगा और सामाजिक न्याय की उपेक्षा होगी, और इन तीनों से समाज का विकास बाधित होगा, और समाज का विकास बाधित होगा तो समाज का पतन शुरू हो जाएगा। क्या राजनीति और शिक्षा साथ साथ चलनी चाहिए, तो इसे 2 भागों में बांटकर देखेंगे लोग। पहला है, शिक्षा एवं राजनीति के साथ साथ चलनी चाहिए। दूसरा है, शिक्षा एवं राजनीति का अलगाव होना चाहिए। तो शिक्षा एवं राजनीति का साथ साथ चलनी चाहिए। तो शिक्षा एवं राजनीति में आत्मा एवं शरीर का संबंध है। दूसरा है, मानव की प्रत्येक गतिविधियों में राजनीतिक भाव निहित होता है। इसे पवित्र बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है और बेहतर शिक्षा की बेहतर राजनेता साबित होता है। बेहतर शिक्षक ही बेहतर राजनेता साबित होता है। और दूसरा है, शिक्षा एवं राजनीति का अलगाव होना चाहिए। तो शिक्षण संस्था राजनीतिक गतिविधियों से प्रदूषित हो सकती है और शिक्षण संस्थान का उपयोग राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए होता है तथा शिक्षा द्वितीयक हो जाती है। और शिक्षा में देखेंगे तो शिक्षा से तार्किक विश्लेषण की क्षमता का विकास होता है और शिक्षा विषय वस्तु की समझ होती है शिक्षा से, और शिक्षा निर्णय लेने में समझ सक्षम बनाती है और पूर्वाग्रह का निषेध होता है। तार्किक विश्लेषण की क्षमता का विकास होता है तो पूर्वाग्रहों का निषेध होता है, और विषय वस्तु की समझ होती है, निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं तो निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। ये दोनों से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है तो नैतिक एवं समाज कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध राजनेता पैदा करते हैं। और क्या राजनीति एवं शिक्षा साथ साथ चलनी चाहिए, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या राजनीतिक और शिक्षा को अलग कर दिया जाए। कि विचारों का एक वर्ग राजनीति एवं शिक्षा को साथ लेकर चलने की वकालत करते हैं, क्योंकि शिक्षा एक राजनीति के बीच आत्मा एवं शरीर का संबंध होता है। उचित शिक्षा के बिना अच्छे राजनेता नहीं होंगे और अच्छे राजनेता के बिना जन कल्याण की उपेक्षा हो जाएगी। शासक एवं प्रशासक के अंदर समर्पण का भाव समाप्त हो जाएगा। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र का भविष्य अच्छे राजनेताओं के द्वारा होता है और अच्छा राजनेता बनाने के
बनाने की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान की है। दूसरा है, मानव के प्रत्येक गतिविधि में राजनीतिक भाव निहित होता है। इस गतिविधि को पवित्र बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक राजनेता शिक्षण संस्थानों से जन्म लिए और शिक्षकों ने भारतीय विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाई। परिणाम स्वरूप जो शिक्षण संस्थान ब्रिटिश शासन के कुशल कर्मचारी पैदा करने में स्थान थे, वही शिक्षण संस्था अच्छे राजनेता पैदा करने की मिशन बन गए। परिणाम स्वरूप भारत में अच्छे राजनेताओं की फौज खड़ी हो गई और भारत एक बेहतर शिक्षक की बेहतर राजनेता साबित होता है, क्योंकि राजनेताओं से जिस त्याग एवं समर्पण की उपेक्षा की जाती है वह एक शिक्षक के अंदर होती है। इसलिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए शिक्षा को महत्व दिया, क्योंकि दार्शनिक राजा के लिए विवेक के साथ साहस एवं संयम की आवश्यकता होती है, जो शिक्षा से संभव है। लेकिन विचारकों का दूसरा वर्ग शिक्षा एवं राजनीति के अलगाव पर बल देता है, क्योंकि शिक्षण संस्थान में राजनीति में प्रवेश होने से शैक्षणिक परिवेश का राजनीतिकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षक एवं विद्यार्थियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है। वस्तुतः राजनीतिक सेवा का साधन है और राजनीति करने का उद्देश्य समाज कल्याण करना है, तो राजनीतिक एवं शिक्षा साथ साथ चलनी चाहिए। पर यदि राजनीति एक व्यवसाय बन जाती है और राजनीति मूल्यों का पतन होने लगता है, तो राजनीति एवं शिक्षा का कल्याण अलगाव होना चाहिए। किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो स्कूली शिक्षा तक शब्दों का ज्ञान कराने का साथ नैतिक शिक्षा दी जाए। और दूसरा है, मौलिक चिंतन करने के लिए प्रेरित किया जाए, अर्थात रोबोट न पैदा किया जाए। और तीसरा है, विद्यार्थियों के बीच मौलिक चिंतन को लेकर प्रतिस्पर्धा हो, न कि अधिक अंक पाने के लिए लेकर। और शिक्षण पद्धति में सुधार के लिए उचित सुझाव, तो स्कूली शिक्षा के समय शिक्षण पद्धति में खेल को शामिल किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगा रहे। पढ़ाते समय प्रयोग को महत्व दिया जाए और पढ़ाते समय शिक्षकों को अपने आचरण के द्वारा विद्यार्थियों को नैतिक संदेश देना चाहिए। कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को मौलिक चिंतन करने के लिए प्रेरित किया जाए और मौलिक चिंतन को लेकर विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो और शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और शिक्षक को रोजगार उन्मुख बनाया जाए। और आपके अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? यदि आप शिक्षक होते तो किस तरह पढ़ाना पसंद करते? तो शिक्षा का स्वरूप तो नैतिक एवं मूल्यात्मक शिक्षा और शारीरिक श्रम को महत्व देने वाली शिक्षा होनी चाहिए और मौलिक चिंतन को प्रोत्साहित करने वाली शिक्षा, उद्यमी शिक्षा और रुचि के अनुरूप शिक्षा। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, तो राजनीतिक में नैतिकता और दूसरा है प्रशासन में नैतिकता और सेवा क्षेत्र में। और राजनीति में नैतिकता, तो राजनीति जन कल्याण का साधन है। राजनेताओं द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन और वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता। और राजनीति में सार्वजनिक हितों को महत्व देना और चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखना और उचित वादा करना और वादों को पूरा करना। प्रशासन में नैतिकता, तो इसमें सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता और विनम्रता, ये सब आते हैं। सेवा क्षेत्र में तो सेवा का उचित मूल्य लेना और शिकायतों के निवारण की व्यवस्था और सेवा या उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखना और नागरिक चार्टर, तो सेवा क्षेत्र में ये चारों पॉइंट आते हैं। राजनीतिक जीवन में नैतिकता, तो राजनीति में नैतिकता, प्रशासन में नैतिकता, व्यवसाय में नैतिकता, तो राजनीति में नैतिकता, तो राजनीति जन कल्याण सेवा का साधन होगा और राजनीति का अपराधीकरण नहीं होगा और लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों का प्रोत्साहन होगा और राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं होगा और राजनीति एवं प्रशासन का गलत गठजोड़ नहीं होगा और वंचित वर्ग का कल्याण होगा। राजनीति में नैतिकता से इसके परिणाम होगा सामाजिक न्याय होगा और कानून का शासन और व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा और व्यवस्था की सफलता में वृद्धि होगी। इस तीनों
ये तीनों पॉइंट से व्यवस्था के प्रति या व्यवस्था की सफलता में वृद्धि होगी। और प्रशासन में नैतिकता, तो प्रशासन में नैतिकता, प्रशासन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होगा और जनता प्रथम की भावना होगी और अधिकारीय तंत्रीय संस्कृति का अभाव और कानून का बेहतर क्रियान्वयन होगा और प्रशासन और जनता के बीच अंतर्क्रिया होगी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का अभाव होगा और ये सबसे सामाजिक न्याय होगा, जन कल्याण होगा और प्रशासनिक एवं संवैधानिक संस्थाएं सफल होगी और संसाधनों का सदुपयोग होगा और कानून का शासन और ये सब पॉइंट से व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा और तंत्र का सम्मान होगा और आर्थिक समृद्धि होगी और राष्ट्र मजबूत होगा। आर्थिक समृद्धि होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा। क्या राजनीति एवं नैतिकता साथ साथ चल सकती है? तो राजनीति के साथ नैतिकता क्या राजनीति एवं नैतिकता साथ साथ चल सकती है? तो राजनीति के साथ नैतिकता नहीं चल सकती है। और दूसरा है राजनीति के साथ नैतिकता आवश्यक है। तो राजनीति के साथ नैतिकता नहीं चल सकती क्योंकि चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे करने पड़ते हैं और भारतीय समाज की संरचना में जातीय एवं धार्मिक घटक महत्वपूर्ण है। अतः चुनाव जीतने के लिए जाति एवं धर्म का सहारा लेना आवश्यक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, टिकट का वितरण करते समय जातीय एवं धार्मिक आधार पर मतदाताओं का आकलन करना पड़ता है और सत्तारूढ़ दल चुनाव जीतने के लिए प्रशासन का दुरुपयोग करता है। और राजनीति प्लस नैतिकता में देखेंगे तो लोक कल्याण का विकास होगा इसे, और राजनीतिक भ्रष्टाचार का अभाव और राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराध का राजनीतिकरण नहीं होगा और राजनीति में जाति एवं धर्म का दुरुपयोग नहीं होगा और राजनीति में स्वच्छ छवि वाले लोग का प्रसार होगा और सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा। और नैतिकता के साथ राजनीति चल सकती है यदि स्वच्छ छवि वाले लोग राजनीति में प्रवेश करें और प्रत्येक राजनेताओं के कर्मों का मूल्यांकन हो तथा सोशल ऑडिट हो और चुनाव आयोग एवं न्यायपालिका चुनाव में प्रशासनिक दुरुपयोग को रोकने के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हो जाए और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाए। राजनीति में नैतिकता आवश्यक क्यों? तो राजनीति में नैतिकता का समावेश हो जाए तो राजनीति जन कल्याण का साधन बन जाएगी और राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक न्याय होगा और संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्श मूर्त रूप लेंगे और प्रशासन संवेदनशील, विनम्र तथा जनता प्रथम की भावना से संचालित होगा और ये सबसे व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा और व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा तो व्यवस्था में लोगों की सहमति में वृद्धि होगी और सहमति में वृद्धि होगी तो व्यवस्था मजबूत होगी और मजबूत होगी तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी और इसका परिणाम राष्ट्र की एकता एवं अखंडता मजबूत होगी। दैनिक जीवन में नैतिकता का पतन हो रहा है क्योंकि नैतिक शिक्षा का अभाव और दूसरा है परिवार और समाज में नैतिकता की उपेक्षा और पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक प्रतिष्ठा एवं मूल्यांकन का आधार भौतिक संसाधनों की प्राप्ति है और समाज के द्वारा नैतिक रूप से कमजोर लोगों की स्वीकार्यता और राजनीति का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति का होना और राजनीति में वंशवाद को प्रोत्साहन और जनता द्वारा सहजता से स्वीकार कर लेना और भ्रष्टाचार निरोध संस्थाओं का निष्क्रिय होना तथा संस्थाओं का राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकार्यता अर्थात भ्रष्टाचार का शिष्टाचार के रूप में स्वीकार्यता, उपभोक्तावादी संस्कृति और अंतःकरण की आवाज की निरंतर उपेक्षा और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के पतन का दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव। तो राजनीति में नैतिकता का पतन के परिणाम कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक अपराधीकरण एवं अपराध का राजनीतिकरण होगा और इसे तंत्र में अपराधियों का वर्चस्व बढ़ेगा और प्रशासनिक संस्थाओं का दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग होगा तो प्रशासन का राजनीतिकरण बढ़ेगा और राजनीतिक भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा तो
संसाधनों का दुरुपयोग बढ़ जाएगा और राजनीति में जाति एवं धर्म के आधार पर वोट की मांग एवं टिकट का वितरण, सामाजिक न्याय की उपेक्षा और तंत्र में अपराधियों का वर्चस्व बढ़ेगा। तो कानून का शासन नहीं रह जाएगा और भय का माहौल तथा अधिकारों की उपेक्षा होगी। तो इन दोनों से लोकतंत्र का विकास बाधित हो जाएगा और प्रशासन का राजनीतिकरण होगा। तो प्रशासन का उपेक्षा राजनीतिक हित के लिए और प्रशासनिक दक्षता एवं योग्यता की उपेक्षा होगी और प्रशासकों की नियुक्ति करते समय दलीय हित को महत्व दिया जाएगा और इसका परिणाम प्रशासन कानून का क्रियान्वयन नहीं करा पाएगा तो व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ेगा और अविश्वास बढ़ेगा तो आक्रोश का माहौल पैदा होगा। संसाधनों का दुरुपयोग से आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी और सामाजिक अन्याय बढ़ेगा और गरीबी भुखमरी में वृद्धि होगी और इन तीनों से व्यवस्था के प्रति असंतोष एवं आक्रोश पैदा होगा और आक्रोश पैदा होगा तो नक्सलवाद एवं आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर चोट पहुंचेगी और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास की कमी से संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा जारी आदेश की उपेक्षा होगी और प्रशासनिक या संवैधानिक निर्णय की उपेक्षा होगी और इस सबसे संवैधानिक संस्थाएं अपना महत्व खो देगी। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को प्रोत्साहित करने के उपाय तो परिवार, समाज एवं शिक्षण स्तर पर प्रयास और प्रशासनिक स्तर पर प्रयास और तीसरा संवैधानिक स्तर पर प्रयास और परिवार, समाज एवं शिक्षण स्तर पर प्रयास में देखेंगे तो नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए और विद्यार्थियों में नैतिकता का समावेश करने के लिए शिक्षक स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें और सामाजिक प्रतिष्ठा एवं मूल्यांकन का आधार नैतिक आचरण को माना जाए और राजनीति एवं प्रशासन में प्रवेश देने से पहले उनके आचरण का सोशल ऑडिट हो। प्रशासनिक स्तर पर देखेंगे तो भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं को सक्रिय किया जाए और दूसरा है विवेकशीलता में कमी की जाए और नागरिक चार्टर, ई गवर्नेंस और आरटीआई सोशल ऑडिट और पांचवा है सत्यनिष्ठा के लिए समझौता और प्रशासन में जवाबदेहिता सुनिश्चित करना और प्रशासक एवं जनता के बीच अंतःक्रिया। संवैधानिक स्तर पर प्रयास तो पहला है संवैधानिक संस्थाओं की सक्रिय तथा न्यायपालिका द्वारा निष्पक्ष चुनाव के प्रति प्रतिबद्धता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम को कठोर बनाना और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित करना। जीवन में नैतिकता में देखेंगे लोग तो स्वयं के प्रति ईमानदार होना और कर्तव्यनिष्ठ होना और परिवार एवं समाज के प्रति निर्धारित दायित्वों का पालन करना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।